देवभूमि के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 386 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 388 नए मरीज ठीक भी हुए। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69,693 हो गई। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस 4,133 हैं और अब तक 63,808 मरीज रिकवर हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 1,313 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो यह है उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। 63,808 मरीज रिकवर हुए हैं। फ़हीम तन्हा जुड़ गए मेरे सहयोगी। फ़हीम, उत्तराखंड में भी तेजी के साथ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ही कोरोना के 386 नए केस सामने आए हैं। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति क्या है फिलहाल कोरोना के लिहाज से? देखिए, कोरोना के केस बढ़ रहे हैं पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार सामने जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बढ़ती भी संख्या है। हालांकि अगर बढ़ने और घटने के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से देखिए, एक हफ्ते का हम आकलन करते हैं तो वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये एक औसतन देखने में आ रहा है कि 350 से 450 के मध्य लगातार केसेस हैं। और आपको पूजा ध्यान होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले लगभग केसेस वो 300 से भी नीचे आ गए थे। एक बात तो ये, और दूसरा ये कि जो ठीक होने वालों की तादाद है उनका आंकड़ा बढ़ गया था और ये तक स्थिति बीच बीच में रही कि पॉजिटिव केस प्रतिदिन कम होने लगे थे और ठीक होने वालों की तादाद वो ज्यादा हो रही थी। तो इसलिए एक्टिव केसेस भी कम हो रहे थे। तकरीबन 3,000 तक एक्टिव केसेस पहुंच गए थे, लेकिन अब एक्टिव केसेस हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और जो रिकवरी रेट है वो 91 से 0.56% आज का है, लेकिन यही औसत हम देख रहे हैं लगभग 15 दिन से चल रहा है। तो इसमें एक बात तो बहुत साफ तौर पर है कि जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सावधानी जो जिस तरीके की होनी चाहिए शायद वो उस तरीके की नहीं है, क्योंकि अनलॉक में हम देख रहे हैं कि बाजारों में जिस तरीके की भीड़ है तो अब बिल्कुल लापरवाही के साथ लोग एक दूसरे से आदान प्रदान चीजों का कर रहे हैं और उस तरीके का, यानी ग्रुप में भी लोग खड़े हैं तो ग्रुप में ही वो काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है कि जो अभी डाउन होती होती स्पीड थी वो अब तेजी से फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रही है। ये एक बड़ी बात है। दूसरा, पहाड़ी क्षेत्र में हम देख रहे हैं पर्वतीय जिलों में संख्या बढ़ रही है पॉजिटिव केसेस की। तो ये कहीं ना कहीं आपस में जो सामूहिक आयोजन है, सामूहिक या समूह के तौर पर बाजार में, चाहे खेल की जगहों पे, चाहे खाने पीने की जगहों पे, चाहे खरीदारी में, जो समूह के तौर पर लोग कहीं इकट्ठे हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं वहां भी सावधानी हो रही है, यानी सावधानी के प्रति लापरवाही हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पूजा। अच्छा, अभी फ़हीम, इन दिनों लगातार जो कोरोना है उसको लेकर खूब सियासत हो रही है। क्या उत्तराखंड में भी सरकार कोरोना की स्थिति को लेकर आत्ममंथन कर रही है? बाजारों को बंद करने की बात हो या फिर, क्योंकि देखिए अभी बाजार सामान्य हुए हैं, लोगों की जिंदगी सामान्य हुई है, लेकिन कोरोना सामान्य की कैटेगरी में अभी नहीं आया है, तो क्या सरकार कुछ सख्त कदम उठाने की अभी फिराक में है? देखिए, सख्त कदम अब राज्य सरकार अपने स्तर पर नहीं उठा सकती है, क्योंकि कोरोना को लेकर के लॉकडाउन चाहे तो पूरे राज्य में, चाहे तो किसी एक इलाके में, वो भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ही होगा। तो लिहाजा राज्य सरकार तो अपने स्तर से नहीं उठा सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि कोरोना बचाव और नियंत्रण को लेकर के एसओपी पालन करने के जितने भी एहतियाती कदम हैं उसको लेकर राज्य सरकार जरूर कोशिश करती है और कर सकती है और कर रही है। हर स्तर पर इसकी कोशिश की जा रही है एसओपी का पालन कराने को लेकर के। लेकिन जहां तक मैंने बात की कि राज्य सरकार इंप्लीमेंट कराने को लेकर के कोशिश कर सकती है, अल्टीमेटली व्यक्ति को ही, आम नागरिक को ही, जनता को ही इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जनता जितना ज्यादा ध्यान देगी उतना ज्यादा ये इससे कोरोना से हम जल्दी जीत सकते हैं। और जहां तक व्यवस्थाओं की बात है तो चूंकि एक्टिव केसेस तो लगातार कम है ये, लेकिन जो तैयारी है सरकार की, वो स्वास्थ्य विभाग की, वो तो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर बेड खाली हैं, चाहे वो आइसोलेशन के बेड हों, चाहे फिर वो अस्पतालों में जो आईसीयू वाले बेड हों, तो खाली बेड हैं। लेकिन फिर भी जितने हैं केसेस आ रहे हैं ये भी थोड़ा चिंता में तो जरूर डालते हैं पूजा। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल और बाबा बद्री के धाम के जो कपाट हैं वो बंद हो चुके हैं। दोपहर 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए गए। सेना के बैंड की मधुर ध्वनि के साथ बंद हुए कपाट। शीतकाल की वजह से बंद की गई बद्री धाम के कपाट। इस साल 1,55,000
श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं बद्रीनाथ धाम के। पहले केदारनाथ धाम के और अब बद्रीनाथ धाम के भी कपाट बंद हो चुके हैं। शीतकाल जैसे ही शुरू होता है, शीतकाल के साथ ही कपाट बंद किए जाते हैं और शीतकाल की वजह से बंद की गई है बद्री धाम की फिलहाल यात्रा। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस बार दर्शन कर चुके हैं। पहले केदारनाथ और अब बाबा बद्री धाम के भी कपाट बंद हो चुके हैं। सेना की धुन के साथ कपाट बंद हुए और लोग देखिए कैसे उत्साह के तौर पर इस उत्सव को देख रहे हैं। बद्री विशाल जी के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और मान्यता अनुसार कहा गया है कि षण्मासम देवते पूजे षण्मासम मानसवेश तथा आज अब भगवान बद्री विशाल जी की पूजा नारद जी के द्वारा संपादित की जाएंगी। आज यहाँ पे से कुबेर जी और उद्धव जी को भगवान के गर्भगृह से बाहर निकाला गया है और माँ भगवती को अंदर प्रवेश करवाया गया राममान्य रावल जी के द्वारा। बद्री देखिए शीतकाल की वजह से बद्री धाम के कपाट फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और अभी समाधि दी गई है फिलहाल शीतकाल के लिए। बाबा बद्री धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। शीतकाल की वजह से ही फिलहाल यात्रा को अभी समाप्त किया गया है और 1.5 लाख से ज़्यादा इस बार श्रद्धालु पहुंचे हैं और 3:30 बजे 3:35 पर कपाट बंद हुए शुभ मुहूर्त में। अब भक्तों को एक बार फिर से इंतजार करना होगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत की पौड़ी की जनता को पड़ी सौगात। नयार घाटी में एडवेंचर प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा। युवाओं को पैराग्लाइडिंग और पैरामोटरिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीएम ने हॉट एयर बैलून पर चढ़कर लुत्फ भी उठाया। हॉट एयर बैलून के ट्रेनर्स की जो कमियां हैं उनको भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा पेयजल पंपिंग योजना चिनवाड़ी डांडा का भी लोकार्पण किया। स्वरोजगार के लिए युवाओं को बाहरी शहर के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा। इवेंट जो यहाँ पर हो रहा है ये शुरुआत है एक तरह से। यहाँ पर तमाम जो साहसिक खेल हैं उसके लिए बहुत ही अनुकूल पाया गया है। जो जानकार हैं साहसिक खेलों के उन्होंने इसको अनुकूल पाया है। दूसरी चीज़ जो रिवर राफ्टिंग है गंगा जी में होती है यहाँ, और बरसात के दिनों में हमने भी कुछ दिन पहले यहाँ पर प्रयोग किया था बरसात में कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है क्या। तो बहुत अच्छी राफ्ट यहाँ पर बनती हैं जब बरसात में, जब पानी इस नयार में हमारे आता है तो उसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा फ्यूचर है। यहाँ इस नदी में ये महासीर मछली के लिए सबसे उपयुक्त है उत्तराखंड में, और उसकी एंगलिंग के लिए देश विदेश से यहाँ पर जो एंगलर्स हैं वो आना चाहते हैं। उस दृष्टि से भी ये स्थान बहुत उपयुक्त है। इवेंट जो यहाँ पर मुकेश पछेती मेरे सहयोगी है। मुकेश,
युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, ये कोशिश की जा रही है। सरकार के प्रयास के बाद युवाओं में कितना उत्साह नजर आया? जी बिल्कुल, जनपद पौड़ी की बात करूं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि साहसिक खेलों का आयोजन पौड़ी जनपद में किया जा रहा है, और जिससे जो स्थानीय युवा हैं काफी खुश हैं। इससे पहले जो स्थानीय युवा थे उनको जिलाधिकारी द्वारा ट्रेनिंग के लिए, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग करने के लिए भी हिमाचल भेजा गया था। तो काफी खुश है जो युवा है और इस पे अपना भविष्य तलाश रहे हैं। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। उत्तराखंड और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अब अपनी दखल शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विशाल चौधरी और उमा सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को परिसंपत्तियों के मामले में जनता को सार्वजनिक तौर पर पूरी जानकारी देने का आग्रह किया। कहा कि राज्य बनने के 20 सालों बाद भी पूरी तरीके से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हो पाया। उनका कहना है कि परिसंपत्तियों के मामलों में दोनों मुख्यमंत्रियों को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और कितने मामलों का निस्तारण हो चुका है, कितने अभी भी लंबित हैं, उन पर सही जानकारी दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं कि दिख मिल रहा है। कहीं एक तरफ तो मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि हम लोग उत्तराखंड के नागरिकों का सम्मान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, वो जो मुख्यमंत्री हैं, उनका तो मूल स्थान उत्तराखंड है, वो मूल निवासी उत्तराखंड के, उनकी संवेदना, उनकी पीड़ा उत्तराखंड के प्रति दिख रही है। और आज हम ये मांग करते हैं कि यदि तत्काल इस पर आपने निर्णय नहीं लिया तो हम सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाधित होंगे, जिसकी पूर्ण रूप से सारी जिम्मेदारी शासन। देखिए, लगभग 20 साल उत्तराखंड को बने हो चुके हैं। 20 साल से ज़्यादा का समय निकल चुका है उत्तराखंड को बने हुए। और इससे पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो सहमति नहीं बन पा रही है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बननी चाहिए थी। किंतु आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र में तीनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि अभी तक परिसंपत्तियों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई? योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड आते हैं और आकर वो बयान देते हैं, शर्मनाक बयान वो देते हैं कि परिसंपत्तियों के ज़्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करती है कि आप एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठकर करें और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएं कि वो कौन कौन से मसले हैं जो आप लोगों ने बैठकर सुलझा लिए हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत सरकार हर वर्ग को शिक्षा देने का कार्य कर रही है, लेकिन सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को शिक्षक ही पलीता लगाते नजर आते हैं, क्योंकि शिक्षक पहाड़ों की बजाय प्लेन एरियाज में नौकरी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन अब इन शिक्षकों पर सरकार ने टेढ़ी नजर बना ली है। हरिद्वार में तैनात के टीचर अब पहाड़ पर चढ़ने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी मूल तैनाती पहाड़ों पर थी, मगर उन्होंने कई कारण बताकर प्लेन में तैनाती करा ली। शासन ने आदेश जारी किया है कि जितने भी ऐसे टीचर हैं जिनकी मूल तैनाती पहाड़ों पर है और वो प्लेन में जॉब कर रहे हैं, उनको तुरंत पहाड़ों पर भेजा जाए। मैं बताना चाहता हूँ 2017 में विभिन्न जनपदों में जो हरिद्वार के शिक्षक कार्यरत थे उनको 3 वर्ष के लिए यहाँ पर कार्योजित किया गया था। ट्रांसफर नहीं था, उनका लेन बना हुआ था, धारणाधिकार अपने जिलों में बना हुआ था। उसके बाद जब शासन ने उनको उनके जिलों में भेजने की कार्यवाही शुरू की तो अधिकांश ने धारा 27 स्थानांतरण अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत यहाँ पर ट्रांसफर करा लिया है और ज़्यादातर वहाँ से रिलीव होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। जो बचे हुए हैं उनको यहाँ पर एक बैठक में, समीक्षा बैठक में, दिशा की बैठक में हमारे जो माननीय कैबिनेट मंत्री भारत सरकार माननीय श्री निशंक जी हैं, उन्होंने निर्देश दिया था कि हरिद्वार जनपद में शिक्षकों की कमी नहीं होनी चाहिए। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते सभी त्योहारों का रंग इस बार फीका पड़ रहा है। उत्तर भारत में मनाए जाने वाला पर्व छठ पूजा भी कोरोना के डर से इस बार कई प्रतिबंधों से जूझ रहा है। कई प्रतिबंधों के साथ छठ मनाई जाएगी। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइंस जारी की, जिसके तहत हर की पैड़ी समेत अन्य सार्वजनिक गंगा घाटों पर छठ पूजा और सूर्य की आराधना पर रोक लगाई गई है। आए थे अब तो हमको छठ पूजा यहीं हो जाएगा। हम तो भाड़ा पर रहते हैं, कहाँ जाएं करने के लिए।
एक आदमी तो आ सकता है ना, 10 आदमी नहीं आएगा, एक आदमी तो आ सकता है। एक आदमी पर एक आदमी आएगा, जो हाथ में लोग देगा ना, जो पर्व करता है। आज खड़ना है हम लोग, हमें तो जगह है नहीं, कहाँ के भाड़ा के घर में कहाँ करेंगे, फिर बताइए कहाँ। डीएम ने किया जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, चिकित्सालय का निरीक्षण कर लिया, व्यवस्थाओं का जायजा। निरीक्षण के दौरान चिकित्सालय में बने कक्षों का जायजा लिया, परिसर में फैली गंदगी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। 1 सप्ताह के भीतर बैठक आयोजित करने के निर्देश। चिकित्सालय में कमियों को दुरुस्त करने के लिए बैठक की जाएगी। कंसल्टेंट वगैरह थे तो वो मिसिंग है, तो इनका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाएगा। और जो भी अन्य लोग यहाँ पर अनुपस्थित पाए गए हैं, जो बेसिकली गवर्नमेंट के लेवल से हमने देखा कि है, उनका एक्सप्लेनेशन अभी हम कॉल करेंगे और पता करेंगे कि ये क्यों नहीं थे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा गंदगी देखी गई, तो उसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पूरी सफाई मेंटेन हो, चादरें जो लगी हुई हैं बेड्स पे और ये सब डस्टबिन है, फ्लोर है, इन सब की प्रॉपर सफाई यहाँ मेंटेन हो। कुछ इक्विपमेंट्स की कमी है, तो उन इक्विपमेंट्स की कमी हमने ऐसा आश्वासन दिया कि हम यहीं पर जिला योजना से और अनटाइड फंड से मीट करने का पूरा प्रयास करेंगे, तो उसके भी हमने एस्टिमेट्स मांगे हैं। अल्ट्रासाउंड के लिए बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर है कि करीब 50 की कैपेसिटी है पर डे अल्ट्रासाउंड करने की, लेकिन 100 यहाँ पर महिलाएँ आ रही हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर प्रणाली जिससे कि अपॉइंटमेंट और टोकन सिस्टम के तहत यहाँ पर लोग आए, जिससे कि उनको यहाँ पर से निराश नहीं लौटना पड़े कि उनका अल्ट्रासाउंड। छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है, बाहरी जिले से आने वाले लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश। छठ पूजा के मौके पर कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य, कोविड नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हरिद्वार बॉर्डर पर की जा रही थर्मल स्कैनिंग। सतर्कता बहुत ज़्यादा बरतने का आवश्यकता है। लगातार हमारा जो इंटायर कोविड टास्क फोर्स है अपने काम में लगे हुए हैं। इसमें विशेषकर अभी दिवाली के समय पे काफ़ी भीड़ भाड़ का देखने को मिला है। अभी आगे आने वाला छठ पूजा में भी लोग काफ़ी मात्रा में आ सकते हैं। छठ महापर्व पर व्रतियों को प्रसाद वितरण किया गया। बिहारी महासभा ने व्रतियों के लिए पूजा सामग्री भी वितरित की। प्रसाद सामग्री में खरना सामग्री, छठ पूजा की सामग्री भी शामिल है। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह और सचिव चंदन झा मौजूद रहे। सीओ बहादुराबाद ने किया थाने का निरीक्षण। बहादुराबाद थाने में पहुंचकर जांची खामियां, जनता की समस्या के त्वरित निस्तारण के लिए दिए निर्देश। पुलिस के जवानों से असलाह चलवाकर भी देखा। थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों का जायजा भी लिया। पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। बहादुराबाद का अर्धवार्षिक निरीक्षण था और इसमें पिछले 1 जनवरी से लेके और जून तक की जितने कार्य वो अपराध से रिलेटेड हों थाने का मानक किया जाता है और समीक्षा की जाती है कि इन 6 महीनों में थाने ने जो कार्य किए उसका स्तर कैसा है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है डोईवाला में और करंट लगने से लापरवाही का खामियाजा एक 6 साल के बच्चे को भुगतना पड़ा। 6 साल के हाथी के बच्चे की मौत हो गई। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से यह दर्दनाक हादसा हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हरियाणा के 3 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। फरार चल रहे बदमाशों में पवन नेहरा पर 1 लाख का इनाम, बदमाश आशीष और मोनू पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित है। हरियाणा के डीजीपी ने उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद किया। और फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिएगा सबसे बड़ी बहस। नमस्कार।